नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत सिंह अरोड़ा। आज कुछ मुद्दों के साथ डिबेट में हमारे साथ हैं राकेश शर्मा जी। पूर्व प्रधान हैं, अभी उप प्रधान है दजियावाला में। हमारे साथ हैं, कुछ मुद्दों पे बात करेंगे। हमारे साथ है रितेश जोशी जी, पूर्व प्रधान है भगवंतपुर और अध्यक्ष है ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के। तो कुछ मुद्दे हैं हमारे, जिन मुद्दों पे आज चर्चा होगी और जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने का हमारा जो विषय है आज है स्मार्ट सिटी। और जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, मोदी जी रिपीट होते जा रहे हैं, 2 बार रिपीट हो गए हैं, क्या माहौल है, इसके लिए चर्चा करेंगे। सबसे पहले राकेश शर्मा जी से मेरा सवाल रहेगा। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं और बीजेपी दोबारा आई है, जी, क्या लगता है मोदी जी तिबारा प्रधानमंत्री बनेंगे या कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी इसको इफेक्ट करेंगे? मैं आपको जो मुझे समझ में आता है अपने देश की राजनीति के विषय में, मुझे नहीं लगता है कि भाजपा जो है 2 बार चुनाव जीती है। ये विपक्ष की फूट का फ़ायदा इन्होंने उठाया और जो इन्होंने झूठा राष्ट्रवाद का तड़का और जो सनातन के भावनाओं को भड़का के जो इन्होंने वोट लिया, अब वो तीसरी बार वो आपको दिखाई देने लगा है सड़कों पे। और आज सरकार इतनी घबराई हुई है कि उनको अपनी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए भारतीय सेना का जो है सहारा लेने की वो अब 24 से पहले कोशिश कर रहे हैं। तो अब मुझे नहीं लगता कि जो सन 2019 में हुआ, सन 2019 में आपको मालूम है पुलवामा ना अगर होता तो मुझे नहीं लगता कि जो है मोदी जी दोबारा रिपीट कर जाते। मैं इस परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं भाजपा के खिलाफ मेरी मानसिकता है, मैं सिर्फ अपनी ग्राम सभा को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मेरी ग्राम सभा में ऐसी कोई योजना मुझे नहीं लगी कि जिससे भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है उसकी वजह से मेरी ग्राम सभा को कोई फ़ायदा हुआ हो। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि मेरी ग्राम सभा में 80% जो जनरेशन है वो भारतीय सेना की। तो जिस प्रकार से स्मार्ट सिटी का मुद्दा भी चल रहा है, जगह जगह खड्डे खुद रखे हैं, मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है स्मार्ट सिटी, परंतु कहीं ना कहीं लोग इससे परेशान हो रहे हैं और खड्डों के कारण जिस प्रकार से पानी भर रहा है उसमें डेंगू फैल रहा है। तो क्या लगता है आपको, कहाँ तक ये सरकार सफल हो पाई है? आप लोगों को मालूम होगा कि जो स्मार्ट सिटी है ये कोई योजना नहीं थी। ये 25 जून सन 2015 में ये एक मिशन इन्होंने मोदी जी ने रखा था कि हम जो है देश भर में 100 स्मार्ट सिटियाँ बनाएंगे। और मिशन और योजना में फ़र्क ये है कि योजना की कोई अवधि निर्धारित नहीं होती, मगर जो मिशन होता है उसकी अवधि निर्धारित होती है कि आपको इतने समय के अंदर इस टारगेट को पूरा करना है। वो टारगेट जून में पूरा हो चुका है। अभी आपको मालूम है इंदौर में हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी मुर्मू जी गए थे, तो वहाँ उन्होंने कॉन्क्लेव को जब संबोधित किया था और वहाँ पे उन्होंने प्राइज वितरण भी किए थे कि जो स्मार्ट सिटी के उसमें अग्रणी प्रदेश थे, जैसे इंदौर जो है फर्स्ट नंबर पे रहा था, सेकंड नंबर पे तमिलनाडु था और तीसरे नंबर पे राजस्थान और उत्तर प्रदेश आया था। अभी मुर्मू जी ने कहा कि हम इस मिशन को 1 साल के लिए जून तक बढ़ा देते हैं। अभी अगर हम देहरादून में निकलते हैं, देहरादून में जब मैं दिलाराम में घाटी बड़कले से निकलता हूँ तो देहरादून में मुझे एक बोर्ड चिढ़ाता है, सामने लगा हुआ है कि आप जो है स्मार्ट सिटी में आपका स्वागत है स्मार्ट सिटी में। अरे कहाँ पे स्मार्ट सिटी? आप दिलाराम में जाइए, पूरे गड्ढे खुदे हुए हैं। आप उससे निकल जाइए, आप कॉलेज वाली डीएवी कॉलेज वाली रोड पे तमाम गड्ढे खुदे हुए हैं। उससे आप नीचे निकल जाइए, कहाँ पर बरसात में आपने देहरादून की हालत देखी? आपको लगा कहीं पे भी कि ये स्मार्ट सिटी की ऐसी हालत? मुझे नहीं लगता। ये कोरे जो सपने हमें दिखाए गए सन 2014 से और 19 में जो सपने दिखाए गए, एक सपना देखने का एक रात और आने वाली है जो सन 2024 में कुछ सपने अभी भी दिखाए जाएंगे। वो सपने पूरे होना हो वो भविष्य तय। तो हमारे साथ जो साथ में बने हैं रितेश जी, मैं उनसे भी बात करूंगा, कुछ चर्चाएं करेंगे। राकेश जी ने जो बात कही है, कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी मुद्दे पे हमें भी साफ नज़र आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं खड्डे खुदते जा रहे हैं, लोग परेशान हैं, डेंगू फैल रहा है। रितेश जोशी जी हैं, कांग्रेस के भी हैं और जो है पूर्व प्रधान भी है। रितेश जी नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जिस प्रकार से स्मार्ट सिटी का मुद्दा अगर पकड़ें, स्मार्ट सिटी में अभी हमें राकेश जी ने बताया काफ़ी मुद्दे हैं, क्या लगता है आपको, क्या प्रयास होने चाहिए और क्या नहीं हो पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो स्मार्ट सिटी को सुधारने के लिए एक जिम्मेदार व्यक्ति को सही जिम्मेदारी देनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि जिलाधिकारी महोदय को उन्होंने 3 जिम्मेदारी दी हैं। स्मार्ट सिटी का सीईओ उनको बनाया है, पूर्व में वो एमडी की उपाध्यक्ष भी रही हैं, है ना, और जिलाधिकारी का अभी उन पर जो है चार्ज है। तो 3 चार्ज होने के बावजूद वो कैसे काम को संभालेंगे? आपके 2 हाथ हैं, आप 2 हाथ से जितना काम कर पाएंगे उतना ही आप करते हैं। तो
तो सरकार को चाहिए कि स्मार्ट सिटी के लिए किसी एक विशेष आदमी को नियुक्त करे जो केवल स्मार्ट सिटी का काम देखे, तभी उनकी ये योजना जो है सफल हो पाएगी। ऐसे में क्या हो रहा है कि जिलाधिकारी को सीएम साहब के प्रोटोकॉल भी देखने हैं, है ना, कोई केंद्र से मंत्री आते हैं उनके प्रोटोकॉल भी देखने हैं, 15 अगस्त से 26 जनवरी है, सारी जिम्मेदारियां उनके ऊपर हैं। ऐसे में वो अधिकारी कैसे काम कर पाएगा और कैसे वो योजना सफल हो पाएगी स्मार्ट सिटी की, यह आप सभी लोग जो है भली बात समझ सकते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो है, कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव आ रहा है, आप कांग्रेस से बिलोंग कर रहे हैं, तो क्या लगता है राहुल गांधी क्या इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? बिल्कुल, राहुल गांधी जी बिल्कुल प्रधानमंत्री बनेंगे। जिस तरह से उनकी जो इच्छा शक्ति है, आपने उनकी यात्राएं देखी, कितने लोग, हजारों सैकड़ों अरबों लोग उनसे जुड़े हैं। जो उनकी यात्रा रही है, सफल यात्रा रही है, लोगों ने उनको जो है समर्थन किया है और पूरा देश आज उनके साथ है। केवल जो है सनातन धर्म का सहारा लेकर ही और लोगों को हिंदू मुसलमान की का नाम लेकर जो भाजपा सरकार जो लोगों में भय पैदा कर रही है, आपस में वैमनस्य फैला रही है, उसका थोड़ा सा जो है हिंदू, क्योंकि भारत में हिंदू लोग ज़्यादा हैं, वो उनकी बातों में आ रहे हैं। वो उनका मदारी वाला खेल है, वो ज़्यादा चलने वाला नहीं है। एक बार चला, 2 बार चला, बार वो खेल चलने वाला नहीं है। तो लोग जिस प्रकार से अभी भी कहते हैं, हम जिस फील्ड में जा रहे हैं कि योगी है, योगी के बाद मोदी के बाद योगी आने वाला है, तो क्या लगता है आपको, मोदी के बाद योगी आएंगे या मोदी जी के बाद राहुल गांधी आएंगे? बिल्कुल राहुल गांधी जी आएंगे। आप देखिए ना, योगी जी अगर उनको जो है, उन्होंने बताया कि आप जेबीसी का उनको सहारा दिया कि जेबीसी लेके कहीं भी पहुंच जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं। उत्तराखंड का भी वो परिपेट वही चला रहे हैं योगी जी की, वो नकल कर रहे हैं। आप देखिए कि जितने भी पहाड़ों में अतिक्रमण के नाम पर गांव के जो मूल लोग थे, गांव के लोगों पे थोड़ी बहुत ज़मीन थी, गांव में अगर ग्राम पंचायतों में कहीं कोई दुकान बनाता है, कोई ग्राम समाज में कोई अपना रोजगार करता है, तो वो गांव के मूलभूत उनकी सुविधाएं, उनका हक है। 100 साल 200 साल से जो परिवार उत्तराखंड में निवास कर रहा है, वो अपने रोजगार के लिए अपने अगर गाँव में ही कहीं छोटा सा रोजगार करता है, तो उसके लिए देख लीजिए, आप रुद्रप्रयाग में देख लीजिए, आप चमोली में देख लीजिए, कहीं पर भी सड़क के किनारे जो लोग रोजगार कर रहे हैं गाँव के लोग, चाहे वो ग्राम समाज की ज़मीन है, सरकार की ज़मीन है, हम कहते हैं सरकार से कि सरकार उसका मूल्य तय कर ले, महीने में उनसे मासिक किराया ले ले, लेकिन उनको हटाए ना। लेकिन सरकार क्या कर रही है, अपना जेबीसी का पंजा लेकर उन लोगों को उखाड़ने का, गांव के लोगों को पलायन करने पर मजबूर कर रही है, जो कि उनके लिए जो है बहुत बड़ा घातक सिद्ध होने वाला है। सरकार क्या लगता है कांग्रेस क्या क्या मुद्दे इस बार भुना सकती है लोकसभा में? देखिए, बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी का, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। नशे का सबसे बड़ा मुद्दा है, लोग जो है बेरोजगारी की वजह से नशे की ओर जा रहे हैं। आप देखिए, हमारे बॉबी पवार जी, हमारे भाई लगे हुए हैं उनको, लेकिन सरकार उनको कितनी यातनाएं दे रही हैं। सुनने में आ रहा है कि लोग उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। अगर इस तरह से बेरोजगार को प्रताड़ित किया जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि सरकार किस तांडव नीति का जो है, किस तरह से तांडव चल रहा है सरकार का, आप भली बात ही समझ सकते हैं। बहुत बड़ा मुद्दा जो सामने है बॉबी पवार का, उत्तराखंड के सामने, सरकार के सामने, क्या लगता है बॉबी पवार का जो आंदोलन है वो क्या रंग लाएगा? एक बेरोजगार लड़का बेरोजगारों की इसके लिए संघर्ष कर रहा है, बिना किसी लालच के, बिना किसी भय के। उसको हमारी जो उत्तराखंड के नवयुवक साथी हैं, मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि बॉबी पवार जैसे लड़के का खुला समर्थन करें। सरकार हर किसी को दबाना चाह रही है। मैं अपनी पीड़ा बता सकता हूँ। मैं ग्राम प्रधान, 4थी बार ग्राम प्रधान बने, 3 बार मेरी धर्मपत्नी बनी, 1 बार हम बने, और रितेश भाई जानते हैं कि 2 बार हम निर्विरोध बने। हमारे खिलाफ कोई प्रधान का इलेक्शन ही नहीं लड़ा। कुछ काम किया होगा तो बने होंगे। हम तब तक सही थे जब तक मंत्री जी के साथ थे। आज उनके चेले चपंटे जो जिला पंचायत सदस्य हैं, हमारे दीपक भाई जो उपाध्यक्ष भी बने, वो किस तरीके से बने, परिपाटी को चेंज करके बने। उनको अपने दम पे कुछ नहीं था, उनके पास अपना कुछ नहीं था। वो सिर्फ एक चमचागिरी के तहत, उनका अपना कुछ कमाया हुआ नहीं था। आज वो अपने चेले चपंटों से, आपको पता है कि ग्राम पंचायत एक्ट के अनुसार बिना ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के आप किसी भी ग्राम सभा में कार्य नहीं कर सकते, ये एक्ट कहता है। मगर वहाँ पर क्या हो रहा है कि क्योंकि हमने अनाउंस कर दिया कि इसके बाद हमें कोई राजनीति नहीं करनी, अपने चले चमटों को आगे लाने के लिए किसी के खेतों में सड़क बन रही है, किसी के खेतों में पुश्ते बन रहे हैं। जो सार्वजनिक काम है वो सार्वजनिक काम नहीं हो रहे हैं। ग्राम प्रधान को कोई चीज़ का, मैंने ये अपील मैं आपके माध्यम से डीएम साहब को कहना चाहूँगा कि आप, अरे संविधान की तो रक्षा कर लो, जो ग्राम पंचायत एक्ट है उसकी रक्षा कर लो। अरे भाई, इनके ऊपर लगाम लगानी। अच्छा, मंत्री जी का सबको खुली छूट है। आपने जाखन वाला मामला देखा होगा, एक व्यक्ति के घर में कई पार्षद घुस जाते हैं, पेट्रोल की बोतल लेके घुस जाते हैं, उसे जान से मारने की कोशिश करते हैं। एक प्राइवेट जेसीबी आती है, उसकी बोंडी तोड़ के निकल जाती है। और मगर कानून के पास जब वो बंदा जाता है तो उसे पता चलता है कि मेरे खिलाफ FIR हो गई। बताइए, कहाँ है कानून, कहाँ है लोकतंत्र? लोकतंत्र खत्म हो चुका है। लोकतंत्र कहने को किताबों में है, मगर धरातल में कहीं पे भी लोकतंत्र नहीं है। और ये सरकार, पूरे देश का माहौल आप देख लीजिए। हमारे प्रधानमंत्री जी की कितनी जन्मतिथि है आपको भी मालूम होगा, 2 जन्मतिथियाँ हैं उनकी। राहुल गांधी के विषय में बात की जाती है, जो इतने नामित स्कूलों से पढ़ा हुआ बंदा है, उसके हम पप्पू के देते हैं। जिनकी डिग्रियों का नहीं पता,
उसे हम विश्वगुरु बोल देते हैं। ये हमारे देश की वो है, तो अब उसमें आप देखिए, हमने गुलामी झेली है, किसकी, अंग्रेज़ों की गुलामी झेली, हमने मुगलों की गुलामी झेली। तो उस समय कुछ लोग गुलामी करने वाले थे, आज वो सड़कों पे हैं गुलामी, मगर उस समय उनसे लड़ने वाले लोग भी थे। हम लड़ने वालों की तरफ हैं, हम गुलामी करने वालों की तरफ। तो मुद्दा जो बॉबी पवार का है, क्या लगता है आपको, बॉबी पवार इस उत्तराखंड की राजनीति को बदलने का मादा रखता है? अगर उत्तराखंड की जनता ने ठान लिया कि एक ईमानदार लड़का जो सड़क पे है, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी लालच के वो संघर्ष कर रहा है, अगर उस संघर्ष में अगर हम उसका साथ नहीं दे सकते तो हम उसको अपने अपने क्षेत्रों में उसका सपोर्ट करें, उसका मनोबल बढ़ाएं। अगर ऐसा व्यक्ति अगर हमें लीड करे, चाहे वो लोकसभा में लीड करे, चाहे वो विधानसभा में लीड करे, तो मुझे लगता है कि हमारा क्षेत्र का भाग्य बदल जाए। तो जिस प्रकार से हरीश रावत जी पहुंचे उनके धरने पे, कई बार आए हरीश रावत जी, क्या लगता है ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की प्लानिंग तो नहीं चल रही उनको आगे लाने के लिए? बॉबी नहीं, मैं आपके माध्यम से बॉबी भाई को एक संदेश जरूर देना चाहूँगा। बॉबी भाई को ये जरूर कहना चाहूँगा कि अगर आप अकेले लड़ते हैं तो लड़ाई बहुत टफ है, अगर आप किसी के साथ लड़ते हैं तो मुझे लगता है कि आपका संघर्ष सफल हो जाएगा। और हमारा जो सपना है कि आप जैसा व्यक्ति को हम सदन में देखना चाहते हैं, मुझे लगता है कि हम लोगों की मेहनत उसे सदन में पहुँचा